हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का फिर से क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सुहाने सफर में। तो हम लोग पिछली बार में पढ़ के आए थे चार अभिक्रियाएं, ठीक है ना। चार प्रकार की हम लोगों ने पढ़ी थी रिएक्शनों को। कौन कौन सी पढ़ी थी? योगात्मक, प्रतिस्थापन, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ठीक है। और कुछ उनके क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आज हम लोग उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय से ही रिलेटेड हैं, तो आगे के ही प्रकार बट उसी से रिलेटेड कुछ हमारे पास में और भी परिभाषाएं हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्क्रमणीय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं वे कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। और उसी प्रकार से अनुत्क्रमणीय में क्या था हमारा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती थी उनको बोलते थे अनुत्क्रमणीय, ठीक है। उम्मीद करेंगे मतलब आपको क्लियर अच्छे से, ठीक है ना। अनुत्क्रमणीय मतलब एक दिशा में चले, मतलब जो एक बार बन गया वापस से वो चीज सही ना हो सके, फिर से वो चीज ना बन सके जिससे हमने उसको बनाया था। उत्क्रमणीय में जैसे पानी से बर्फ, वापस से बर्फ से पानी बना दिया, ठीक है। तो ये दोनों दिशाओं में चल रही है, ये है उत्क्रमणीय। तो अब हमारे पास आते हैं कौन से अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन और वियोजन, देखिए दोनों के नाम से ही समझ में आ रहा है। अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन, वियोजन मतलब डिसोसिएशन, ठीक है। दोनों के नाम से ही समझ में आ रहा है कि दोनों में टूटेगा। अपघटन का मतलब भी टूटना है, वियोजन का मतलब भी टूटना है, ठीक है। तो दोनों में टूटेगा, इसका मतलब एक अणु होगा जो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा, ठीक। क्या बोला? हमें क्या रखना है कि जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, दोनों में ही ये बोलना है आपको, अपघटन में भी और वियोजन में भी। क्या बोलना है? जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, वही अपघटन भी है, वही वियोजन भी है। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क बस इतना है कि एक इनमें से ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अगर एक बार अणु टूट गया दो या दो से अधिक सरल अणुओं में, तो उन सरल अणुओं को जोड़ के हम वापस से बना नहीं सकते हैं फिर से वही वाला एक अणु, ठीक है। एक ये होता है। और दूसरा क्या है? दूसरा इस टाइप का होता है कि हमने जो एक अणु को दो या दो से अधिक सरल अणुओं में तोड़ा है, तो उन सरल अणुओं को वापस से जोड़कर हम क्या कर सकते हैं? फिर से वो पहला वाला अणु प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये कुछ उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय जैसा है, ठीक है। तो दोनों में ही टूटना ही है, बस फर्क इतना है इनमें से एक अनुत्क्रमणीय होगा और एक उत्क्रमणीय होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं परिभाषा। तो क्या लिखी हुई है? अपघटन वाली जो है वो होती है अनुत्क्रमणीय। एक बार जो टूट गया अणु, जो टूट गया वापस से उनको हम लोग मिलाकर फिर से पहला अणु प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अपघटन की हमारे पास परिभाषा है कि वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कैसी? वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, ठीक है, अपघटित हो जाता है, जो आपको लिखना हो, क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है कि स्कूल में बच्चों को प्रश्न अलग से दे दी जाते हैं कि उनसे कह देगा कि ऊष्मीय अपघटन बताइए या ऊष्मीय वियोजन बताइए, ठीक है, या कह देता है विद्युत अपघटन बताइए। अब उनको लगता है कि हमने यार कहीं पर ऐसा पढ़ा नहीं, अपघटन पढ़ा था, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन ये शब्द तो नहीं पढ़े हमने। तो देखिए कुछ अलग से नहीं है, बस यही चीजें हैं। देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है, आपको पहले ये परिभाषा लिखनी है और उसके बाद अगर उसने आपसे कहा है कि विद्युत अपघटन बताइए तो आप क्या बोलेंगे, या आपसे उसने कहा है कि ऊष्मीय अपघटन बताइए, तो आपको देखो ऐसा लिख देना आगे, ऊष्मा के प्रभाव में अपघटन जो होता है, ऊष्मा के प्रभाव में जो ये अपघटन अभिक्रिया होगी, अगर इस अपघटन को हम लोग ऊष्मा से करा रहे, ऊष्मा देकर करा रहे, तो इसको बोल देते हैं ऊष्मीय अपघटन। और अगर हम विद्युत के प्रभाव में यानी कि विद्युत धारा देकर अपघटन करा रहे हैं, तो ये हो जाता है कौन सा हमारे लिए? विद्युत अपघटन हो जाता है, ठीक है ना। तो ऊष्मा के प्रभाव में जो अपघटन होगा उसको ऊष्मीय अपघटन, और विद्युत के प्रभाव में जो अपघटन होगा उसको विद्युतीय अपघटन कहते हैं। बात क्लियर है? तो हम लोग कुछ एग्जांपल लिखते हैं, हमारे पास कौन कौन से हैं। देखिए जैसे KClO3 है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड जो है इसको हम लोग ऊष्मा देकर तोड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये ऊष्मीय अपघटन है। इसमें किसमें टूट गया है? KCl और CO2 में टूट गया, ठीक है। ऐसे ही फेरस सल्फेट को हमने ऊष्मा देके किसमें तोड़ लिया? Fe2O3, SO3 और SO2 में ना, तो ये भी ऊष्मीय अपघटन है। और कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, ये भी किसमें टूट रहा है? ऊष्मा के प्रभाव में, CaO और CO2 यानी कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। ये सारी कौन सी है? ऊष्मीय अपघटन है, ठीक। अब हम देखिए यहाँ पर आते हैं, हमारे पास है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल्ड है, इसमें भी हमने क्या किया? ऊष्मा देकर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है? ऊष्मीय अपघटन। अब यहाँ जल को देखिए, जल में ऊष्मा देकर वो टूटता नहीं है, अगर आप ऊष्मा देंगे तो जल भाप बन जाएगा, ठीक है, ब्रेक नहीं होगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाई वोल्टेज का करंट आप देंगे तो इसमें से H2 और O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसें क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। तो ये है हमारा विद्युतीय अपघटन। और फिर हमारा एक क्या है? कह रहा है कि ये सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश या हम कह सकते जनरली प्रकाश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश में कौन सा हो रहा है? ये AgCl हमारे पास एक लवण है, जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाता है,
ओके, इसीलिए AgCl को हम लोग रंगीन बोतलों में भर के रखते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, AgCl या फिर हम बात करें H2O या फिर CaCO3, इनसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, आगे हम आपको बताएंगे क्या है, फिर भी एक बार हम जरा यहाँ पर थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दें क्वेश्चन कैसे आता है। आपसे कहता है NCERT में कि उन अपघटन या कहेगा वियोजन, उन अपघटन या वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए, रासायनिक समीकरण दीजिए जिसमें ऊष्मा, विद्युत धारा और प्रकाश का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कौन से हैं, यही तीन एग्जांपल आप दे दीजिए। कौन से? ऊष्मा के लिए CaCO3 का, विद्युत धारा के लिए जल वाला, और सूर्य का प्रकाश यानी कि प्रकाश के लिए AgCl वाला। ठीक है ना, अब ये तीन एग्जांपल वहां पर रिएक्शनों पे दे सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, और क्या बन सकता है? देखिए इसका जो जल वाला हम देख रहे हैं, इसका एक क्वेश्चन और है हमारे पास, यहीं पर नीचे लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है जल के विद्युत अपघटन में एक परख नली में हमने क्या किया है, परख नली लिया, उसमें जल डाला है, जल में थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं, ठीक है, ताकि अपघटन अच्छे से हो। ठीक, तो परख नली में हमने जल डाला, उसमें थोड़ा सा अम्ल डाला, अब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। तो कह रहा है एक परख नली में जो एकत्रित गैस की मात्रा है, जब विद्युत अपघटन कराएंगे जल का, ठीक है ना, तो उसमें कह रहा है कि एकत्रित गैस की मात्रा, दो प्रकार की उसमें गैसें बनेंगी, आपको पता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना। तो कह रहा है कि एकत्रित गैस की मात्रा जो होती है, ठीक है, परख नली में क्या बोला, एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? कह रहा है दो गैसें बनती हैं जिसमें से एक जो है वो दूसरी से दुगनी है। क्लियर है? मतलब एक गैस का अगर एक अणु है तो दूसरे का दो अणु है। ठीक, एक गैस का अगर दो अणु है तो दूसरे का चार अणु है। तो वही कह रहा है कि एक गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों होती है। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या है यहाँ पर, कह रहा है जब अम्लीकृत जल में विद्युत प्रवाहित हम लोग करते हैं तो जल का क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा। देखिए वही रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, विद्युत अपघटन। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि देखिए हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा तो एक मानेंगे ना, तो ऑक्सीजन का एक अणु है। तो हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से क्या है, दुगनी है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर इसका विद्युत अपघटन हो जाता है। किसका? जल का विद्युत अपघटन हो जाता है। ठीक है ना, बस यही कारण है, विद्युत अपघटन हो जाना ही यही कारण है कि एक गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस समीकरण से, यानी कि ऊपर वाले, ठीक है, इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा से दुगनी है। हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से क्या है, दुगनी है। दिख रही है आपको, हाइड्रोजन दुगना है ऑक्सीजन की तुलना में। कह रहा है यही कारण है कि एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी होती है या दुगनी है। फिर कह रहा है दुगनी गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन है। दुगनी गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका कहां पर प्रश्न पूछ लेता है, इसका भी देखिए एक नोट लिखा हुआ नीचे, क्या लिखा है, कह रहा सूर्य के प्रकाश में अवघटित होने वाला लवण AgCl व AgBr होता है। आप Cl की जगह Br भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए सूर्य के प्रकाश में अवघटित होने वाला लवण कौन सा है। तो हमारे लिए आंसर कौन सा हो सकता है, AgCl या फिर AgBr। अब यही नहीं, बोर्ड में पिछली बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, क्या आया था, कहा गया था कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला लवण कौन सा है। आपने मूवी में देखा होगा कि जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी तो उसमें क्या करते थे, फोटो खींचने के बाद जो उसका जिसमें निकालते थे उस चीज को, उसमें एक लिक्विड में डुबोया जाता था ना, क्या करता, लिक्विड में होता, तो जो लिक्विड वो था ना, वो यही था, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का लिक्विड होता था। ठीक है, जिससे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो क्या की जाती, बनाई जाती थी। तो वही कह रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो कह रहा ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी उसमें प्रयुक्त होने वाला लवण कौन सा है, तो यही है, लिखा हुआ है ना, क्या जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफिक में होता है। तो AgCl या AgBr ही है जो सूर्य के प्रकाश में भी अपघटित हो जाता है और श्याम श्वेत फोटोग्राफिक में भी यूज होता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रियाओं की ओर। ठीक है, तो आपने देख लिया अपघटन कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। तो वियोजन में क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय। तो परिभाषा हमारी क्या बनेगी, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। ठीक है ना, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें एक अणु, क्या लिखा हुआ है, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिखा हुआ, PCl5 को PCl3Cl2 में तोड़ दिया, NH4Cl को इसमें तोड़ दिया, NH3HCl में, 2HI को तोड़ दिया H2+I2 में। तो हमें अंतर कैसे पता चलेगा, कौन सी वियोजन है कौन सी अपघटन है। तो आपको बताया है, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि अनुत्क्रमणीय के लिए सिंगल हेडेड एरो, केवल एक एरो दिखाते हैं। ठीक है, और उत्क्रमणीय के लिए डबल हेडेड एरो, दो सिरों वाला एरो दिखाते हैं हम लोग। तो देखिए इनमें सब में देखिए सिंगल हेडेड एरो लगा हुआ है और इसमें देखिए सब में डबल हेडेड लगा है ना। तो आप इस तरह से उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय के साथ साथ ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन भी पहचान सकते हैं।
क्लियर है आपको? अच्छे से उम्मीद करेंगे बढ़िया समझ में आ गया होगा। जैसे इसकी एक्सरसाइज हम चालू करेंगे वहां पर आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे किस तरह से इसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है? कैसे आप पता करेंगे कि मतलब ये इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, सिंगल हेडेड और डबल हेडेड एरो का, ठीक है? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करेंगे आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना? ताकि वो भी केमिस्ट्री को इजी तरीके से सीख सके। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।